सो गाइस, अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसमें हम जानने वाले क्या क्या कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर्स आए क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई हमको कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ रहा है, ये है क्या, सबके बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होती है एंड इन दोनों का इतना यूज क्यों है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, एडोबी हो गया, बड़ी बड़ी एटलेशियन हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को पूछा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, छोटी छोटी कंपनीज से भी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या स्टार्टअप से, वो भी आजकल तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पूछने लगे। मतलब कि ये एक मेन टॉपिक है जो हमें पढ़ना तो जरूरी है ही, अगर हमें किसी भी कंपनी की एग्जाम देनी है, टेक्निकल टेस्ट देना है अगर हमें किसी भी कंपनी का, तो ये चीज अब रिक्वायरमेंट में आने लगी है एंड सब लोग ये पढ़ रहे हैं। ओके, चलो स्टार्टिंग करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसमें घोच नहीं करता हूँ, मैं एक नई साइड लेता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यार डीएसए है क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स है क्या। डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर करते हैं हमारे डेटा को। हमारा डेटा जो है वो किस फॉर्म में रहेगा ये हमें बताता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर। इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो यार डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास एक हो गया क्या, डेटा स्ट्रक्चर एक हो गया हमारे पास एरे, ओके, एक हो गया लिंक लिस्ट, एक हो गया स्टैक, एक हो गया क्यू। अब एरेस तो आप जानते हो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है हमारे पास एलिमेंट्स का, जिसमें हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एकदम कंटिन्यूअसली ये चीज़ों को बांटते रहता है। मतलब कि अगर मान लो ये हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है ये 100 नंबर का है, तो अगला जो है अगर हम इंटीजर डाल रहे हैं तो वो होगा 104 नंबर का, बिकॉज इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, एंड इसका अगला हो जाएगा 108 नंबर का। बट ये जो है पूरा कॉन्टिग्यूअस फैशन में है एंड इसमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर करा जा सकता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये लीनियरली आगे बढ़ते जाते हैं, इसमें कोई बीच में गैप नहीं आता है, इसलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इसको इनटू ब्लॉक्स, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू ब्लॉक्स इस टाइप से। मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है, पर इन ब्लॉक्स के आगे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डेटा, ओके, एक पार्ट होता है हमारे पास डेटा एंड एक होता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर, एंड एक होता है हमारे पास पॉइंटर। ये मान लो एक पॉइंटर है। इसमें क्या करते हैं हम, एक जैसे ट्रेन कनेक्टेड रहती है ना एक डब्बा दूसरे डब्बे से, उस टाइप से इसमें भी एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंटर्स। सो हम इसको एक एक करके ट्रैवल करते हैं। अब इसमें आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका एड्रेस आपके पास आ गया 100, इसका एड्रेस आ गया आपके पास 250, इसका एड्रेस आ गया आपके पास 300, या 150, कुछ भी हो सकता है इनका एड्रेस। ये कॉन्टिग्यूअस बिल्कुल नहीं रहते, पर इनके पास एक लिंक रहती है जो एक चीज जो एक पर्टिकुलर डब्बे को दूसरे डब्बे से जोड़ के रखती है। ओके, ये होती है हमारे पास लिंक लिस्ट। सिमिलरली हमारे पास कंसेप्ट है स्टैक्स का एंड क्यूज का। अभी मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिकली इनके ऊपर डेडिकेटेड हम पढ़ने वाले हैं, हर एक के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले, बहुत कुछ करेंगे, पर फिर भी अभी मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। चलो ठीक है, स्टैक्स क्या होते हैं। स्टैक्स हमारे पास स्टेप्स होता है वो स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा टिफिन का डब्बा होता है ना, टिफिन के डब्बे में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाली चीज आ गई, उसके बाद हमारे पास सेकंड वाली चीज आ गई, इसके बाद हमारे पास थर्ड वाली चीज आ गई। अब जब हम इस टिफिन के डब्बे को खोलते हैं, जब हम इस टिफिन के डब्बे को खोलते हैं, तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली चीज निकलती, सबसे पहले उस सबसे ऊपर वाली चीज निकलती, उसके बाद उसके नीचे वाली चीज निकलती है एंड सबसे लास्ट में हमारे पास सबसे नीचे वाली चीज निकलती है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, स्टैक। चलो ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है स्टैक। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और चीज होती है, वो क्या है, क्यू। ये होती है हमारे पास क्यू। मान लो इसमें क्या होता है, आपने अगर मान लो आप खड़े हो कि कोई टिकट लेने के लिए, तो होता क्या है, जो जो नया इंसान आते जाता है वो पीछे से बैठना चालू कर देता है। सबसे पहला इंसान जो होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, मतलब कि सबसे आगे जो खड़ा है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो आगे आ जाता है एंड उसके बाद ये सेकंड वाला बाहर निकलता है, उसके बाद थर्ड वाला बाहर निकलता है, उसके बाद फोर्थ वाला बाहर निकलता है। मतलब कि सबसे पहले आना एंड सबसे पहले जाना, सबसे पहले आना सबसे पहले जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, फीफो। फीफो, फीफो मतलब क्या, फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फीफो मींस बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड स्टैक में क्या होता है, फीलो या लीफो, लीफो बोल सकते हो इसको। लीफो का मतलब ये होता है जो सबसे लास्ट में घुसा है वो सबसे पहले निकलेगा। ओके, लीफो का मतलब होता है जो सबसे लास्ट में घुसा है वो सबसे पहले निकलेगा। आयुष, बेसिकली हमें ये जानना था कि यार इत्तों की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली यूज केसेस रहते कुछ, जैसे कि मान लो आपने एक एरे बना दिया, आपने एक एरे बना दिया जिसका साइज 50 है, पर अगर अगर हमें एरे के अंदर स्टोर करना है टोटल ऑफ 150 वैल्यूज, हम क्या करेंगे, हम उस एरे को बढ़ा नहीं सकते, हमें एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हमारी स्पेस का लॉस होगा। क्यों, बिकॉज
ये जो 50 एलिमेंट्स के लिए हमने एरे बनाया था ये तो वेस्ट हो गया, बिकॉज ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमको एक दूसरे वाले एरे में डालने पड़ेंगे जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं 150 एलिमेंट्स। अब मान लो हमें 150 भी नहीं चाहिए, 150 का हमने बना दिया पर 5 एलिमेंट और आ गए, तो हमें वो उस पूरा जो एरे बनाया था हमको हमने उसके पूरे एलिमेंट्स को हमें कॉपी करना पड़ेगा एक अलग एरे में जिसके पास 155 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा क्योंकि एक एक एलिमेंट को हमें ऊपर से नीचे एक एरे से दूसरे एरे में रखना पड़ेगा, तो इसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा। तो इसलिए आई हमारे पास लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करती है? लिंक लिस्ट में आप डब्बे जोड़ते आ रहे हैं, आप एक डब्बा जोड़ो, दो डब्बे जोड़ो, तीन डब्बे जोड़ो, 1000 डब्बे जोड़ो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें हमें बार बार स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा है, एक से आगे 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 जुड़े जा रहा है वो, और कुछ नहीं हो रहा है। सो इसलिए हमारे पास लिंक लिस्ट आई। एंड सिमिलरली कुछ यूज केसेस होते हैं हमारे पास स्टैक एंड क्यू के भी, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट रहती है। मान लो स्टैक में हमें क्या करना है, स्टैक में हमें कुछ ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करने हैं जिसमें हमें जो हमने आखिरी में घुसाया उसको सबसे पहले चाहिए, तो उस केस में हम यूज करते हैं स्टैक का। सिमिलरली क्यूज का भी हम यूज कर लेते हैं, किस केस में? जिसमें हमें जो हमने सबसे पहले घुसाया था वो हमें सबसे पहले ही चाहिए। मान लो हमने क्या करा है, हम एक क्यू में लगे हुए हैं, हम टिकट ले रहे हैं, तो जो सबसे आगे लगा है उसको सबसे पहले ही टिकट मिलने वाली है, जो सेकंड नंबर में लगा है उसको सेकंड नंबर पे टिकट मिलेगी। तो इस टाइप से होता है। तो इन सब के अलग अलग यूज केसेस होते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द यूज केसेस जिसको हम यूज करना चाहते हैं। एंड इसमें बेसिकली हम चाहते क्या है कि जिस टाइप का हम काम करना चाहे उस तरह का काम हो जाए। ओके, बस यही है। अब इसमें ये परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी क्या होता है? परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को इंपैक्ट करता है डेटा स्ट्रक्चर। कैसे, किस टाइप से? अगर हमने एरे बनाया है तो इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढने के लिए कोई ना कोई टाइम खर्च होएगा। मान लो मुझे फिफ्थ नंबर का एलिमेंट ढूंढना है, तो यार इस केस में हमें पता है कि फिफ्थ नंबर का एलिमेंट जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो हम फोर्थ इंडेक्स पे जल्दी से जा सकते हैं। पर अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के बारे में, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, देन सेकंड एलिमेंट पे जाना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू, फिर लिंक के थ्रू थर्ड एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, एंड देन फोर्थ एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। इस टाइप से काम होंगे। मतलब कि लिंक लिस्ट में ये ऑपरेशन करने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा एज कंपेयर टू एरे। बट लिंक लिस्ट के अपने अलग ऑपरेशन है, एरेस के अपने अलग ऑपरेशन है। चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एक हमारे पास होते हैं। सिमिलरली हमारे पास होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। एक होते हैं हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें हम बात करते हैं रिगार्डिंग ट्रीज। इसमें ट्रीज होते हैं, हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, इनके खुद के अलग अलग यूज केसेस है। एक ट्री क्या होता है? देखो, अगर मैं बाइनरी ट्री के बारे में बात करूं तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एक एलिमेंट दो दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस टाइप से हमारे पास तीन एलिमेंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। किस टाइप से? जी, इसको हम बोल सकते हैं रूट। दिस इज बेसिकली द रूट एलिमेंट। अभी समझ में नहीं आएगा। ये जो होगा हमारे पास, ये चाइल्ड एलिमेंट है, ये इसको हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड। एंड द सेकेंड वन, मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, ये है हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, एंड ये जो है ये हमारे पास है राइट चाइल्ड। ओके, इस टाइप से हम देखते हैं। तो ट्रीज के अलग अलग यूज केसेस होते हैं। बाइनरी ट्रीज हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड अगर हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च ट्री तो हमें एलिमेंट ढूंढना बेसिकली, सो ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो जाता है। अब आयुषी ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्या है, चलो बताने वाला हूँ जब हम बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। और ये वीडियोस में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही पढ़ा रहा हूँ आपको। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है हैशिंग का। हैशिंग में क्या होता है? हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक जगह फिक्स कर देते हैं। हम कोई फंक्शन रन करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक जगह पे जाता है। अगर वो जो फंक्शन है वो हमारा चलता है फॉर द सेकंड एलिमेंट ऑल्सो, तो वो सेकंड एलिमेंट या तो चेन बना सकता है, या फिर अगर हम लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं सो लीनियर प्रोबिंग पे वो एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। इस टाइप से काम होता है। मतलब कि एलिमेंट को स्टोर करने का तरीका है हैशिंग में। हैशिंग जो है एलिमेंट को स्टोर करने का तरीका है। हम इसमें यूज करते हैं हैश टेबल्स या फिर हैश मैप्स। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। एक काम करते हैं, अभी इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं हम। ओके, बिकॉज अभी ये कुछ काम का नहीं है। हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस इस साइड को आप देखने के लिए रख सकते हो। एंड बेसिकली मैं कंटेंट्स के टाइम पे समझा दिया था कि क्या चीज कौन सी चीज क्या होती है वगैरह वगैरह। हमें बेसिकली अभी पढ़ना है क्या? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ते हैं हम? देखो यार, हमारे पास जो एक चीज होती है क्या, हमारे पास हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बहुत ही एफिशिएंट। हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है क्या? सबसे पहली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ये होती है कि यार एक काम जो है वो कितने टाइम में परफॉर्म हो रहा है। ओके, एफिशिएंसी को मैं क्या बोल सकता हूँ कि
कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन टास्क, उसमें मींस कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगी हमारी, किस टाइप से इंक्रीज होगी, अगर हमारा टाइम जो है वो कम लग रहा है, अगर हमारा टाइम जो है वो कम लग रहा है तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइम कम करने को ही हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हमने नाम दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे। इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड एक और टर्म होती है हमारे पास कि यार एलिमेंट को कभी कभार एफिशिएंसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेस इसको कम लेना चाहिए। स्पेस जो है अगर कम स्पेस पे काम हो जाए, मान लो आपने आपको एक चीज करनी थी, आपको मान लो अपना घर खड़ा करना था एंड वो भी कम से कम स्पेस ले एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, हमको एक ऐसा घर खरीद करना था। तो स्पेस अगर हम कम करते हैं तो एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, स्पेस अगर कम रहेगी तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। मान लो आपके पास जो एक रैम है वो है 512 जीबी की रैम है, आपके पास एक 512 जीबी की रोम बोल सकते हो, रैम नहीं बोल सकते हो। ओके, सो 512 जीबी की रोम है। अब ये कितना स्पेस खा रही है, मान लो ये आपके पास एक प्रोग्राम P1 है, ये आपके पास एक प्रोग्राम P1 है, ये ले रहा है आपका 50 जीबी की मेमोरी ले रहा है। एंड एक प्रोग्राम है हमारे पास सेम जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक प्रोग्राम P2 है आपके पास जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बट ये ले रहा है आपकी 120 जीबी, मान लो 120 जीबी। तो दोनों चीजें सिमिलर है, दोनों चीजें सिमिलर है, पर क्योंकि स्पेस इसकी कम है तो हम प्रेफर करेंगे कि P1 जो है उस प्रोग्राम को हम रन कर पाए, P2 को हम इग्नोर कर देंगे। अगर दोनों सेम है और हमें किसी एक को चुनना है तो हम ये P1 को ही चुनेंगे, बिकॉज ये जो है ये स्पेस कम ले रहा है। चलो ठीक है, पर क्या स्पेस और टाइम से डिसाइड करा जाता है कि सिर्फ स्पेस और टाइम से डिसाइड करा जाता है कि यार कौन सा कंप्यूटर पहले वर्क करेगा। मान लो हमने एक कंप्यूटर लिया है, ये हमारे बाबर आजम के ज़माने का कंप्यूटर है, इसमें आपके पास बोल सकते हो ग्राफिक्स वगैरह, इसमें ये मीडियम लेवल का कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो है ये मीडियम लेवल का कंप्यूटर है। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और कंप्यूटर है जो मान लो आपके पास किस टाइप का कंप्यूटर है, जो एकदम फास्ट वाला कंप्यूटर है आपके पास, ये एकदम फास्ट वाला कंप्यूटर है। अब अगर हम इसके ऊपर एक चीज इसके ऊपर एक प्रोग्राम रन करें, मान लो हमने इसके ऊपर P1 प्रोग्राम रन करवाया एंड सिमिलरली इसके ऊपर भी हमने P1 प्रोग्राम रन करवाया। अब हो क्या रहा है, प्रोग्राम तो एक ही है, प्रोग्राम तो एक ही, स्पेस सेम ले रहा है एंड टाइम इसको सेम लगता होगा, बट हो क्या रहा है, मीडियम वाले कंप्यूटर में इसका रिस्पॉन्स आ रहा है स्लो, स्लो आ रहा है। बिकॉज इसमें क्या है, इसमें प्रोसेसर की दिक्कत आ गई है, प्रोसेसर इसमें पुराना वाला लगा है या फिर जो कम डेटा स्टोर कर सकता है उस टाइप का प्रोसेसर लगा है। एंड फास्ट वाले में क्या हो रहा है, फास्ट वाले में ये फास्ट रन कर रहा है, क्यों, बिकॉज इसमें प्रोसेसर अच्छा लगा है। तो यार हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सिर्फ टाइम और स्पेस पे ही ध्यान देना है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि यार जो आपका रूम का टेम्परेचर है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर है या फिर आपने कितनी फाइल्स खोल के रखी है, कितनी फाइल्स खोल के रखी है, इस पे भी ये डिपेंड कर जाता है। कभी कभी अगर आपके कंप्यूटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है उस या फिर उसके ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा है, तो ये सिंपली बेसिकली स्लो परफॉर्म करेगा। एंड लोड वगैरह कम है तो आपके पास जो मीडियम लेवल का कंप्यूटर था वो भी फास्ट परफॉर्म कर सकता है अगर हमारे पास कंडीशन सारी अच्छी हुई है तो। ओके, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये फास्ट परफॉर्म कर दे तो, बट है क्या इसमें दिक्कत कि यार प्रोसेसर वगैरह तो हम बदल सकते हैं आसानी से। ओके, आसानी से बदल सकते हैं। एंड अभी तो ऐसे ऐसे प्रोसेसर आ गए कि यार ये जो टेम्परेचर है आपके पास कितना स्टोरेज ले रहा है वगैरह वगैरह, इसकी डिपेंडेंसी रही नहीं है। हाँ, बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, मतलब कि टाइम और स्पेस के बारे में। अब देखो हम उस जनरेशन में पहुंच चुके हैं कि यार हमारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क बहुत सस्ते भाव में आ जाती है, तो स्पेस की दिक्कत नहीं है, हम स्पेस हमारे कंप्यूटर में बढ़ा सकते हैं आसानी से। 1 TB 2 TB, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 10 TB का आप मेमोरी यूज़ कर सकते हो, इतनी स्पेस वैसे रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, पर फिर भी स्पेस अब हमारे लिए बहुत सस्ती हो गई। पहले अगर आप देखो पेन ड्राइव कितनी महंगी आती थी, हार्ड डिस्क कितनी महंगी आती थी, पर अब धीरे 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 चीज़ें कम होते जा रही, बिकॉज हमें पता चल गया है कि यार स्पेस की दिक्कत है ही नहीं, मेन दिक्कत जो आ रही है हमारे पास वो है टाइम की। टाइम टाइम अगर कम लगेगा तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा, और यूजर का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब रहेगा बेसिकली। सो इसी टाइम को हम देखने वाले हैं एंड इनको हम बोलते हैं, जिसमें हम डील करते हुए टाइम, इनको बोलते हैं हम एसिम्प्टोटिक। अब इसको छोड़ो, जिसमें हम डील करते हुए टाइम, उस उसके लिए उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली। अब देखो, टाइम हम किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम हमारी स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे या हम क्या हमारा टाइमर लेके बैठेंगे क्या, हम हमारा टाइमर लेके नहीं बैठने वाले, हमारा टाइमर लेके नहीं बैठने वाले। मान लो हमारे पास एक फॉर लूप है, हमारे पास एक फॉर लूप है जो रन कर रहा है 1 से लेकर n तक, एंड ये n ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। अब
हमने कुछ ऐसी एनोटेशंस दी है, हमने कुछ ऐसी एनोटेशंस दी है जिसके थ्रू हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम लगा रहे हैं, या फिर हम इस तरह से कैलकुलेट करें कि यार इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इसका रेट ऑफ ग्रोथ, हम बेसिकली उसका रेट ऑफ ग्रोथ निकाल रहे हैं। ओके, रेट ऑफ ग्रोथ किस टाइप से निकलता है, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ग्रोथ निकालने की, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि इसको एन टाइम लग रहा है, इसको एन टाइम लग रहा है। अगर मैं बोलूं, इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहूं, मान लो ये हमारे पास ऑपरेशन है एंड ये हमारे पास टाइम है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम फॉर लूप लगाएंगे तो हमारे पास एक ऑपरेशन एक ही टाइम पे रन होगा, मतलब कि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल टाइम है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। एन ऑपरेशंस हो गए तो हमारे पास एन यूनिट्स ऑफ टाइम लगने वाला है। बस बस यही है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यही है। हम बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ के साथ डील कर रहे हैं, हम रेट ऑफ ग्रोथ के साथ डील कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं एक और चीज ले लूं, अगर मैं एक और चीज ले लूं, मान लो ये हमारे पास एक फर्स्ट वाला फॉर लूप है जो जा रहा है 1 से लेकर एन तक, ये जा रहा है 1 से लेकर एन तक। अगर हम इसके अंदर जाए, इसके अंदर जाए तो मान लो हमारे पास एक और फॉर लूप है जिसमें ये जा रहा है हमारा 1 से लेकर एन तक। ओके, एंड ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है एंड सिमिलरली ये लूप से बाहर हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसने मान लो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि हमारे पास अगर ये 1 के लिए जाएगा तो हमारे पास 1 2 3 4 टिल एन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, टिल एन ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये जाएगा अगर 2 पे, तो 2 पे भी हमारे पास 1 2 3 4 टिल एन ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 के लिए हमारे पास एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 2 के लिए एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 3 के लिए हमारे पास एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 4 के लिए हमारे पास एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एंड सिमिलरली हमारे पास एन के लिए भी एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इसके लिए अगर मैं बोलूं तो ये जो ले रहा है ये ऑर्डर ऑफ, बिकॉज एन ऑपरेशन एन टाइम्स, हर ऑपरेशन एन टाइम परफॉर्म हो रहा है और टोटल ऑफ एन ऑपरेशन है हमारे पास, इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसकी रेट ऑफ ग्रोथ है। ओके, इसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये बेसिकली मैं आपको समझा दिया है कि किस टाइप से हम इसके साथ डील करते हैं। टाइम क्या है, टाइम किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किस टाइप से निकाल सकते हैं हम किसी चीज का, किस टाइप से ये स्पेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे एंड टाइम पे किस टाइप से डिपेंड करता है, एंड किस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बता दी है। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है बेसिकली एनोटेशंस के साथ। हमारे पास अलग अलग एनोटेशंस होती है, एक बार जल्दी से मैंने ये जो स्लाइड बना के रखी है आपके लिए उनको पढ़ लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मेजर ऑफ हाउ द रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द इनपुट, इनपुट के साइज के हिसाब से, मतलब कि रेट की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि रेट के साथ हमारा टाइम जो है वो किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। अगर हम कुछ फंक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो किस रेट से हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है टाइम में। ओके, टाइम जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है हमारा, जैसे जैसे हम फंक्शन को परफॉर्म करते जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली हमारे पास क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मेमोरी यूसेज ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ इनपुट। अगर हमारे पास इनपुट साइज बड़ा है, जैसे कि हमने मान लो हमने 50 GB का एक प्रोग्राम लिया एंड 120 GB का प्रोग्राम लिया, तो इसमें स्पेस जो है वो ज्यादा यूज होगी एंड स्पेस स्पेस कम यूज होगी। मतलब कि ये जो है ये कम स्पेस ले रहा है, ये सिमिलरली ज्यादा स्पेस ले रहा है। एंड सिमिलरली हम इसके लिए भी देख सकते हैं, इसके लिए भी देख सकते हैं। मान लो हमारे पास ये वाला फॉर लूप है, हमने एक फॉर लूप लगाया 1 से लेकर एन तक, इसमें जो हमारी स्पेस लग रही है वो कितनी लग रही है, हमारी स्पेस लग रही है एन एलिमेंट्स की, इसमें हमारी स्पेस लग रही है एन एलिमेंट्स की। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या, एन स्क्वायर एलिमेंट्स की स्पेस लग रही है इसको, तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इस टाइप से आप इसके साथ डील कर सकते हो। बहुत गौच बनाया है पर आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, स्लाइड्स का तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसका। ओके, सो दिस इज द मेजर ऑफ द मेमोरी यूसेज ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द इनपुट। एंड हमें एनालाइज क्यों करना पड़ता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज अगर टाइम कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी। सिमिलरली अगर स्पेस कम होगी तो यूज़र ज़्यादा प्रेफर करेगा कि यार उस पर्टिकुलर चीज़ को ले, पर स्पेस की आजकल दिक्कत नहीं है, बिकॉज बड़ी बड़ी पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ आ चुकी है, एसएसडी स्टोरेज, बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी है जिसके थ्रू स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो गई। स्पेस हमारे पास बहुत है, खतरनाक वाली स्पेस है, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई है। हमें जो डील करना है बेसिकली टाइम के साथ डील करना है, टाइम को हमें कम से कम करने की कोशिश करना है। एंड डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम यही अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे।
ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं बिग ओ नोटेशंस क्या होती है, ओमेगा नोटेशंस क्या होती है, थीटा नोटेशंस क्या होती है, स्मॉल स्मॉल हो गए हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।